नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने यह कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी के हिंदूराव अस्पताल की जर्जर हालत के चलते दिल्ली ऑपरेशन थिएटर की इमारत का छज्जा गिर गया है। इसमें एक कार और कुछ मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर इस हादसे में जानमाल का नुकसान होता तो इसकी जवाबदेही किसकी होती? अस्पताल की इमारत इतनी जर्जर है कि वो लगातार हो रही बारिश को झेल नहीं पाई है। बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण आए दिन एमसीडी की इमारतों के गिरने की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन प्रशासन सोया रहता है। जो पैसा लोगों की भलाई में लगाना चाहिए वो सारा पैसा बीजेपी नेताओं की जेब में जाता है, जिसकी आम जनता को अपनी जान गंवाकर भरपाई करनी पड़ती है। एमसीडी चुनाव दूर नहीं है। दिल्ली की जनता ने कब से मन बना रखा है कि एमसीडी के चुनावों में अब एमसीडी से बीजेपी का सफाया कर अरविंद केजरीवाल यानी आपकी सरकार को लाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने एमसीडी पर एक बार फिर से आरोप लगाए हैं, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से अब एमसीडी के चुनाव जो है वो नजदीक आते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अस्पताल की बात करें तो कि लगातार कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर लोग जो है वो अपना इलाज कराने आते हैं। अगर सोचिए, अगर वहां की इमारतें ही इस तरीके से गिरने लगे तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं इसी को लेकर सवाल जरूर खड़ा किया गया है और तक ये भी कहा गया है कि जो हिंदूराव अस्पताल है उसके जो ऑपरेशन थिएटर की जो कह सकते हैं छज्जा है वो गिर जाता है और किस तरीके से गिरता है और उसकी जो नुकसान है एक गाड़ी के और एक बाइक को भुगतना पड़ता है। सोचिए, अगर वहां पर कोई गाड़ी मालिक होता है या फिर कहें कार के अंदर कोई बैठा होता या बाइक पे कोई बैठा होता तो सोचिए कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस इमारत की बात करें या फिर कहें एमसीडी के अंदर आने वाले जितने भी कैसे इमारतें हैं उनकी हालत जो है वो लगभग इसी तरीके की है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश में ही कहीं ना कहीं जो हालात है वो कहीं ना कहीं इतनी भयानक हो जाती है कि इमारतें जो है वो गिर जाती हैं। क्योंकि इसी अस्पताल की बात करें तो एक बार पहले भी कहते हैं छत के जो प्लास्टर था वो गिर चुका था और पंखा भी गिर चुका था, जिसकी वजह से मरीज को चोट भी आई थी। मगर यहाँ पर बात करें जो कहते हैं जो छज्जा गिरा है, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर का जो छज्जा गिरा है उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ मगर किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की नुकसान हो जाता है या फिर कहें किसी को चोट लग जाती तो उसका जो हर्जाना था वो कौन भरता? क्योंकि अभी तक जो अस्पताल की जो इमारत है वो कहीं ना कहीं एमसीडी के हाथ में और एमसीडी जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में। मगर एमसीडी की तरफ से जितने भी अधिकारी हैं या फिर कहें कमिश्नर हैं, मेयर हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ एमसीडी अपने बारे में सोचती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो नाराज है और आने वाले चुनाव के अंदर यानी निगम चुनाव के अंदर भाजपा को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाएगी। जी अब जनता ये, क्योंकि दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि जनता मन बना चुके हैं कि इस बार एमसीडी से बीजेपी का सफाया करना है, लेकिन जनता का क्या रुख है? क्योंकि हमने देखा कई बार एमसीडी की जो सड़कें हैं बारिश के पानी से भी लबालब दिखी हैं और दूसरी ओर इस तरीके के जब हालात बनते हैं तो जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं उठता है सरकार से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बारिश की, जब भी मानसून आता है तो कहीं ना कहीं उससे पहले निगम की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने प्रॉपर इंतजाम कर लिया गया। यहाँ तक कि उनका प्रचार भी कह सकते हैं पोस्टर और होर्डिंग के द्वारा या विज्ञापनों के द्वारा किया जाता है। मगर जब बारिश आ जाती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आते हैं और जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आते हैं। मगर यहाँ पर बात करें अस्पताल जैसे, यानी कि एक सोचिए अस्पताल के अंदर अगर मरीज इलाज कराने आता है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास लेकर आता है कि उसको वहां पर प्रॉपर तरीके से इलाज मिलेगा और यहां तक कि ये फ्री इलाज मिलेगा। मगर जो एमसीडी के अस्पताल है अगर उनके ही छज्जे या फिर कहें प्लास्टर या फिर कहें पंखे अगर इस तरीके से गिरते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है। मगर यहाँ पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं जब प्लास्टर गिरा था तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर पूछे गए थे कि जनता के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि एमसीडी के अस्पतालों की हालत जो है वो इसी तरीके की, यानी कि और अस्पतालों की बात करें या फिर और इमारतों की बात करें जो एमसीडी के अधीन है उनकी
हालत जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब दुर्गेश पाठक की तरफ से भी कहा गया कि एमसीडी का जो पैसा है वो किन की जेब में जाता है, यानी कि सीधे सीधे नहीं किया जाता, सिर्फ अपनी जेबों को भरने की कोशिश की जाती है। और जब बारिश आती है, सड़कों की बात करें या अंडर पासों की बात करें या फिर कहें कहते हैं सीवर की सफाई की बात करें, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। और कहीं ना कहीं जब बारिश आती है तो उसकी हकीकत जो है वो जनता के सामने आती है और जनता कहीं ना कहीं सरकारों को कोसती हुई नजर आती है। और शायद इसी को कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो निगम चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा जो है वो अभी तक 15 साल तक निगम के अंदर कैसे राज्य करती हुई नजर आई है। और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही विंध्य कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिले में लगभग 1.25 घंटे रहकर वो लौट जाएंगे। विंध्याचल में नवरात्र मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। मेला शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में मत्था टेकेंगे। दोपहर बाद 2 बजे के करीब उनके मिर्जापुर पहुंचने की संभावना है। पुलिस लाइन में बने हेलीपैड से वे सड़क मार्ग से विंध्याचल जाएंगे। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। फिर मंदिर परिसर में मौजूद अन्य विग्रहों का भी दर्शन किया जाएगा। विंध्य कॉरिडोर को लेकर चल रहे कार्य का निरीक्षण भी सीएम करेंगे। इसके बाद वे अष्टभुजा और कालीखो भी जा सकते हैं। फिर पथिया स्थित आयुक्त कार्यालय में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बैठक के बाद वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे दिन तैयारियां चलती रही हैं, जहां मंदिर के पास अधूरे निर्माण कार्यों को टीम शेड और पर्दे से ढका गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल मिर्जापुर दौरे पर आज रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ अहम जानकारी? जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि वो विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही साथ विंध्य कॉरिडोर निर्माण का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, जिन कार्यक्रमों का सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर निरीक्षण करेंगे। और इसी के साथ निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी विकास कार्यों को लेकर की जाएगी। आपको बता दें कि विंध्य कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण सीएम योगी करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा है, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, मिर्जापुर दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है माता विंध्यवासिनी के दरबार को पहुंचेंगे और विंध्यवासिनी के दरबार में जो वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ वहां स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वो लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो वहां के मंडलायुक्त कमिश्नर और साथ ही साथ कहीं न कहीं कार्य उससे संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे, जहां पर सांसद विनोद सिंह के जो पिता है श्रद्धा जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और जहां पार्टी के जो नेता है और उनको कहीं न कहीं श्रद्धा सुमन अंकित करने जाएंगे। जो सांसद है उनके पिता का देहांत हो गया था, उनको श्रद्धा सुमन अंकित करने जाएंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लगातार उसका स्थलीय निरीक्षण इन दिनों कर रहे हैं और जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की जा रही है। किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, चाहे वो वहां पर कॉरिडोर बनाने की बात की जाए तो या अन्य चीजों में किसी प्रकार की लापरवाही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे, तो इसी क्रम में जिस भी वो जिले में जानेंगे और अगर वहाँ विकास कार्य चल रहे हैं तो उन विकास कार्यों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ जानने की कोशिश करते हैं। कब तक सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचेंगे और उसके बाद किस तरीके की तैयारियां उनके आगमन को लेकर? देखिए, आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि मुखिया है उत्तर प्रदेश के और मुखिया होने के नाते माता विंध्यवासिनी की दरबार जब पहुंचेंगे वो, तो वहां पर जो काम चल रहा है उन कामों को समझने की कोशिश करें, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ। और लगभग 1 बजे का समय है जब सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होंगे। पहले वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम है उसको गौ सेवा को लेकर उस कार्यक्रम में शामिल होने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं गुजरात के गवर्नर हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 1 बजे के 1 से 1:30 बजे के आसपास वो मिर्जापुर पहुंच जाएंगे और उस कार्यक्रमों को निपटाने के बाद, स्थलीय निरीक्षण करने के बाद, समीक्षा बैठक करने के बाद वो सीधे प्रयागराज जाएंगे, जहां पर सांसद विनोद सिंह है उनके पिता का जो देहांत है वो वहां पर पहुंचेंगे, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे और उसके बाद वो पुनः लखनऊ वापस आ जाएंगे। विंध्य कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं सीएम योगी। वहां पर अभी जो कार्य है कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है और किस तरीके से कार्य प्रगति पर है? देखिए, कार्य लगातार प्रगति पे है, क्योंकि सरकार बजट देती जा रही है और जो कह सकते हैं धार्मिक स्थल है उनमें लगातार कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। तो उसी क्रम में विंध्यवासिनी में भी, माता विंध्यवासिनी के दरबार में भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उस कॉरिडोर पर चीजों को समझेंगे, कितना प्रतिशत काम हो चुका है ये खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानेंगे और कितना बचा और कब तक ये पूरा हो जाएगा, इन्हीं सब बातों पर समीक्षा बैठक की जाएगी। किसी प्रकार की भ्रष्टाचार ना हो उसमें काम को लेकर उस चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे और पूरा कहा जाता है कि मैप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ, उस बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, कानून व्यवस्था से लेकर जो चीजें हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता की बात की जाए तो कानून व्यवस्था की बात की जाती है और उसके बाद जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर में काम हो रहा है उन चीजों की समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो पंजाब से है, जहां पर राज्यपाल के द्वारा लेजिस्लेटिव बिजनेस की डिमांड की गई है, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके राज्यपाल के द्वारा लेजिस्लेटिव बिजनेस के डिमांड पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि राज्यपाल से परमिशन महज एक फॉर्मेलिटी होती है और आज तक 75 साल में पहली बार होगा कि बिजनेस की जानकारी मांगी जा रही है। उधर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति न मिलने से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के दूसरे वो नेता हैं जिनको विदेश जाने से रोका गया है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जब सिंगापुर दौरा था तो उधर भी उनको परमिशन नहीं दी गई थी और उनको रोका गया था। और अब एक बार फिर से पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा को रोका जा रहा है, जिसको लेकर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूरे तरीके से हमलावर है। अमन अरोड़ा की बात करें तो एक विभाग से उनको स्वीकृति मिल चुकी है जाने की, लेकिन दूसरे विभाग से उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मामला इसीलिए अटका है, इसीलिए उनको विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि पंजाब में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर लेजिस्लेटिव बिजनेस के डिमांड को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है और राज्यपाल पर निशाना साधा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल लेजिस्लेटिव बिजनेस के डिमांड को लेकर जो मुद्दा एक बार फिर से पंजाब में गरमाया है, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? जी, उसका सीधे तौर पर बात करें तो अगर हम बात करें कि पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन रद्द होने के बाद अगर हम कहें कि सीधे तौर पे आम आदमी सरकार की तरफ से एक विधानसभा का प्रॉपर सेशन बुलाया गया था, जिसके लिए बकायदा हम कह सकते हैं दोबारा राज्यपाल से परमिशन मांगी गई थी, क्योंकि औपचारिक तौर पर कह सकते हैं कि राज्यपाल से परमिशन लेनी होती है विधानसभा के सेशन को करवाने के लिए। पर इस बार पिछला सेशन कैंसिल हुआ था और उसके बाद हम लास्ट में कैंसिल हुआ, उसके बाद जब नया सेशन बुलाया जाने की डिमांड भेजी गई, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की तरफ से बकायदा पूछा गया, अगर हम कहेंगे चिट्ठी लिखकर बकायदा ये पूछा गया कि लेजिस्लेटिव बिजनेस क्या रहने वाला है, अगर हम कहें कि विधानसभा के सेशन में क्या क्या चीजें होने, क्या क्या टॉपिक्स होने वाली, किन चीजों के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, इसकी डिटेल मांगी गई, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर पंजाब विधानसभा के सभी विधायक काफी ज्यादा नाराज रहे, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब भी सेशन बुलाया जाता है सिर्फ परमिशन ली जाती है, ये डिटेल नहीं ली जाती, क्योंकि अंदर अगर हम कहें कि विधानसभा के अंदर जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी टॉपिक्स टेबल कहेंगे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि विधायक खुद सिलेक्ट करते हैं और इनको बाहर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, और एक तरह से हम कह सकते हैं इन्हें गुप्त रखा जाता है जब तक कि फाइनल मोमेंट नहीं होता विधानसभा के अंदर टेबल करने का। तो सिर्फ और स्पीक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर डिटेल अगर किसी के पास होती है तो वो राज्यसभा के स्पीकर के पास, और उनकी भी अगर हम कहेंगे उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है। पर अगर हम कहें कि अब राज्यपाल के द्वारा जब इसकी जानकारी मांगी गई कि क्या जो डिटेल सेशन बुलाया जा रहा है उसकी डिटेल्स आप दें, तो उसको लेकर सवाल खड़े हुए, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि कभी किसी भी राज्यपाल ने डिटेल मांगी हो। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या अगर जो टॉपिक टेबल होने हैं, क्या अगर उससे सहमत नहीं होते राज्यपाल, तो क्या विधानसभा के सेशन को कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी, दूसरी ओर मुद्दा एक और भी पंजाब में गरमाया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोका गया था, उसी तरीके से अब पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को भी विदेश जाने से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि अमन अरोड़ा की तरफ से जर्मनी जाने की परमिशन मांगी गई थी, पर वो नहीं दी गई है और उसका रीजन भी अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो एक बड़ा सवाल होता है कि देखिए कभी कोई भी मंत्री अगर हम कहें कि अपने स्टेट के मैटर्स के लिए ही बाहर जा रहे होते हैं, अगर हम कहें कि एक एजुकेशनल टूर, जैसे हम जानकारी बराबर है कि रिलेटेड जर्मनी का टूर था और वो लास्ट मोमेंट पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया, तो इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके जो स्पेशल टूर्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल अप्रूवल चाहिए होती है केंद्र सरकार से। पंजाब या फिर हम कहें पूरे भारत के किसी भी विधायक को अगर इंडिया से बाहर जाना अपने टेन्योर के दौरान, तो उन्हें सेंटर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सेंट्रल सरकार से अप्रूवल नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि स्पेशली आम आदमी पार्टी और वो भी पंजाब के विधायकों की परमिशन नहीं दी जा रही है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मंत्री अमन अरोड़ा उनकी बात करें, तो लगातार उनको जब जर्मनी जाने से रोका जा रहा है, कार्यक्रम उनका जिस तरीके से है, ये बताया जा रहा है कि दो विभागों के बीच उनका ये जो केस है वो फंसा है, फाइल जो दो विभागों के बीच फंसी है। देखिए सवाल यहीं पर ही खड़ा होता है कि आखिर फाइल फंसी क्यों होगी। देखिए अमन अरोड़ा ऑलरेडी विधायक है, उनके पास वो ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बात से अवेयर नहीं है कि किन किन प्रोसेस के थ्रू होना है, और इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, तो ऑलरेडी उनके सारे प्रोसेस हैं। तो अब सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि आखिर अब इन्हें क्यों जाने से रोका जा रहा है, ये एक सवाल है। बार बार ये बात जरूर कही जा रही है कि हवाला जरूर दो डिपार्टमेंट का दिया जा रहा है, पर ये पर्सनली उनको बाहर जाने से आम आदमी पार्टी के विधायकों को और किसी भी सीनियर नेता को बाहर जाने से रोकने के लिए। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प रैली करेंगे और इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी, सेना, पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी कर रहे हैं। पड्डल के आसपास रिहायशी इलाकों की बड़ी इमारतों को छज्जे पर शार्प शूटर तैनात किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्यूआरटी तैनात रहेगी। पुलिस के 1600 से 2000 के करीब होमगार्ड जवान सुरक्षा और ट्रैफिक का जिम्मा संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित होने वाली विजय संकल्प रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। रैली के दौरान सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक
सभी भारी वाहन मंडी टाउन में प्रवेश नहीं करेंगे। आपातकालीन वाहन और एम्बुलेंस पर पाबंदी नहीं होगी। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि रैली के 4 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की फ्लाइट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित की जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में गरजने वाले हैं। मंडी के पड्डल मैदान में उनका कार्यक्रम है। इस दौरान अपने कार्यक्रम के दौरान वो भारतीय युवा मोर्चा की ओर से युवाओं की महागर्जना रैली को संबोधित करेंगे और युवाओं में एक गर्जन पैदा करेंगे बीजेपी के प्रति। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हिमाचल में प्रस्तावित है। कुछ ही समय में इसका ऐलान भी हो सकता है। अधिसूचना चुनावों के लिए कभी भी जारी हो सकती है और इसी को लेकर अब बीजेपी पूरे तरीके से सक्रिय है, सक्रियता दिखा रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंडी आ रहे हैं। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंडी से संवाददाता हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड्डल मैदान में आ रहे हैं और युवाओं की महागर्जना रैली को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी? प्रधानमंत्री का जो है दौरा है काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में नहीं देश में भी यह पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो रैली है उसको खुद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंडी शहर में आने वाले विभिन्न जो मार्ग हैं उन्हें नो पार्किंग जोन जो है यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यह जो नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं यह सुबह 6 बजे से जो है यह लागू कर दिया गया है और यह शाम को 5 बजे तक या जब तक ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो मंडी में समाप्त नहीं हो जाता या तब तक लागू रहेगा। किस तरीके की तैयारियां फिलहाल चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज आएंगे और यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे, युवाओं के लाखों की संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, आज प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और अगर संख्या की बात करें तो इसमें आपको बता दें कि लगभग 50,000 से 1 लाख युवाओं के आने की यहाँ पर जो है बात कही गई है। और लगभग इस सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपको बताएं तो 150 से अधिक कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं और ड्रोनों के माध्यम से भी जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोनों का उपयोग भी यहाँ पर किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें अगर जो युवा यहाँ आने वाले हैं उनके लिए 2100 बसें और लगभग 5 से 10 हजार छोटी गाड़ियां भी इसमें शामिल की गई हैं। कब तक प्रधानमंत्री का आगमन होगा हिमाचल में? अगर प्रधानमंत्री के आगमन की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है यह सही समय इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसमें आपको बता दें कि 12 से 1 बजे का समय इसमें बताया गया है। युवाओं की गर्जना रैली को संबोधित करेंगे, युवाओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? युवाओं में काफी उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी युवा मोर्चा की रैली को प्रधानमंत्री यहाँ खुद संबोधित करने के लिए आएंगे। और यह विधानसभा चुनावों से लगभग 2 महीने पहले युवाओं में उत्साह भरने के लिए इस रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों को रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। हैदराबाद में भारत सरकार के
IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत और सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया है। समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास को भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार और सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई है और राज्य में कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट उत्पादन कृषकों, मिलेट मिशन से जुड़े अधिकारियों और कृषि विभाग के मैदानी अमले को भी बधाई दी है। तो छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत और सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया। समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास को भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर पुरस्कार और सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई है और राज्य के कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों, मिलेट मिशन से जुड़े अधिकारियों, कृषि विभाग के मैदानी अमले को भी बधाई दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है, छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पोषक अनाज अवार्ड 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी ज्यादा उत्साह की बात है। इसके अलावा जो कृषक, खासतौर से किसान, ऐसे किसान हैं जो जंगल क्षेत्र में अपने उत्पादकता को लेकर के कोदो, कुटकी और जो राई की जो खेती कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन की बात है, क्योंकि प्रोत्साहित राशि में ही राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो निश्चित तौर पे उनको उत्साहित करने के लिए अनाज खरीद रही है। इसके साथ साथ एक बात और निकल करके सामने आती है कि जिस तरीके से जो अवार्ड मिलते जा रहे हैं, वो अवार्ड कहीं ना कहीं कृषक हो, चाहे जो प्रशासनिक अधिकारी हो और जो कृषि विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उनको समर्पित किया जाता है। कारण यही माना जा रहा है क्योंकि जो अंतिम जो कड़ी रहता है, जो कृषि अधिकारी रहते हैं और वहां के जो कर्मचारी होते हैं, वो निश्चित तौर पे किसानों से जुड़े रहते हैं और किसानों से जुड़े होने के साथ साथ उनकी जो क्रियाकलाप है, चाहे बात की जाए उत्पादकता को लेकर के, उत्पादन शैली बढ़ाने को लेकर के और कोदो, कुटकी की जो उपलब्धता को बताने के लिए, खासतौर से उत्पादन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से कृषि अधिकारी और कर्मचारी जो किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। अखिलेश, जैसे लगातार छत्तीसगढ़ को नवाजा जा रहा है अलग अलग योजनाओं से और अलग अलग पुरस्कार से छत्तीसगढ़ नवाजा जा रहा है, कांग्रेस के लिए बात करें तो छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में अब उभर चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात की जाए और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जाए, छत्तीसगढ़ शुरू से ही धान का कटोरा कहा जा रहा है और इसी का परिणाम है कि यहाँ जो अवार्ड मिलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धता और किसान हितैषी जो नीति है उसको लेकर के ही माना जा रहा है। किसान हितैषी नीति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसानों के लिए चाहे कर्ज की माफ की बात की जाए या
प्रोत्साहित राशि में ही धान खरीदी की बात की जाए, इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। इसी का परिणाम है कि आज जो अवार्ड मिलते जा रहे हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है और आगे चल करके कई ऐसे भी अवार्ड है जो छत्तीसगढ़ को मिल चुके हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि आने वाले कल में भी और कई ऐसे अवार्ड है जो छत्तीसगढ़ की झोली में जाएगी। जी छत्तीसगढ़ की झोली में आने वाले समय में भी कई अवार्ड जा सकते हैं, लेकिन ये जो अवार्ड है ये साबित होता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। ये निश्चित तौर पे जो किसानों के लिए हित की बात करने की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में वो किसानों की है और मजदूरों की है, तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए उत्साह की बात है। और किसानों को जिस तरीके से राज्य सरकार मदद करती जा रही है, चाहे कृषि ऋण की बात की जाए जो 50,000 से लेकर के 3 लाख तक हो गया है, या फिर उत्पादकता को लेकर के चाहे बीज की बात की जाए, तमाम तरह की जो सुविधा है वो राज्य सरकार किसानों को मुहैया करा रही है। इसी का परिणाम है जो अलग अलग अवार्ड के तौर पे छत्तीसगढ़ को नवाजा जा रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाले कल में जो आम जन है और खासतौर से जो किसान वर्ग है, जिस तरीके से उत्पादकता को लेकर के बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के ही कई और अवार्ड है जो छत्तीसगढ़ को मिलेंगे और निश्चित तौर पे जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आएंगे। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। धामी सरकार रामनगर में चिंतन बैठक करने जा रही है। यह बैठक नीति आयोग के साथ होगी, जिसमें आयोग के अधिकारियों के साथ सरकार के मंत्री और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में उत्तराखंड के विकास का खाका खींचा जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। नीति आयोग के साथ होने वाली इस चिंतन बैठक के लिए रामनगर के तरंगी रिजोर्ट को चुना गया है। रिजोर्ट के 100 कमरे भी बैठक के लिए बुक कर लिए गए हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम की लिखित सूचना प्रशासन को नहीं मिली है। हालांकि मौखिक जानकारी देने के बाद कही जा रही है और ये चिंतन बैठक 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित किया गया है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट के मंत्री भी रामनगर में ही मौजूद रहेंगे। नीति आयोग के अधिकारियों और विशेषज्ञ भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई एनजीओ के विशेषज्ञ भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैठक में राज्य का विकास और उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने को लेकर चर्चा होगी, जिसमें विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे। इसके बाद राज्य के विकास का खाका खींचा जाएगा। प्रस्तावित बैठक के मौखिक कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन से स्थानीय प्रशासन को मिली है, जिसके आधार पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने तरंगी रिजोर्ट में कमरे होल्ड करा दिए हैं। धामी सरकार रामनगर में चिंतन बैठक करने जा रही है। आपको बता दें कि यह बैठक नीति आयोग के साथ धामी सरकार की होगी, जिसमें आयोग के अधिकारियों के साथ सरकार के मंत्री ये बैठक करने जा रहे हैं। इनके सचिव भी शामिल होंगे और उत्तराखंड के विकास का खाका इस दौरान खींचा जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है और उसी को लेकर अब सीएम धामी एक बार फिर से नीति आयोग के साथ ये अहम बैठक करने जा रहे हैं और नीति आयोग के साथ ये अहम बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के विकास का खाका खींचा जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। उत्तराखंड में नीति आयोग के साथ किस तरीके से उत्तराखंड में विकास किया जाए, इसको लेकर चिंतन बैठक की जाएगी और तरंगी रिजोर्ट को इसके लिए चुना गया है। के 100 कमरे भी बैठक के लिए बुक कर लिए गए हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम की लिखित सूचना प्रशासन को नहीं मिली है। मौखिक जानकारी होने की बात कही जा रही है। ये चिंतन बैठक 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित की गई है।
इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट के मंत्री भी रामनगर में ही मौजूद रहेंगे। नीति आयोग के अधिकारी और विशेषज्ञ भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई एनजीओ के विशेषज्ञ भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य के विकास और उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने को लेकर चर्चा होगी, जिसमें विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे और इसके बाद राज्य के विकास का खाका खींचा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार नीति आयोग के साथ बैठक हो रही है और एक बार फिर से उत्तराखंड में विकास का खाका खींचने के लिए चिंतन बैठक करने जा रही है धामी सरकार। बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं कि राज्य की बीजेपी सरकार लगातार जिस तरीके से कार्य कर रही है उत्तराखंड के विकास के लिए, क्योंकि जनता ने द्वारा मैंडेट दिया है, भारी बहुमत दिया है बीजेपी को, और कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध करके दिखाना और ये भ्रम तोड़ना है कि अगर यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी अगर ज्यादा समय तक रहती है तो वो काम नहीं कर पाती। ये भ्रम कहीं ना कहीं तोड़ना, जनता के जो उनकी जो सोच है उसके अनुरूप कहीं ना कहीं करना, उसको लेकर के राज्य की धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है और उसी को लेकर लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रामनगर में करीब यहाँ पर सितंबर के 28, 29, 30 तारीख की यहाँ पर जानकारी यहाँ पर मिल रही थी। चिंतन शिविर बीजेपी के द्वारा यहाँ पर किया जाना है, जिसको लेकर के तमाम तैयारी की जाती है। हालांकि इसकी अभी सरकारी पुष्टि नहीं की जा सकती है, अभी कोई सरकारी लिखित आदेश नहीं आया, लेकिन मौखिक तौर पे ये यहाँ पर जो कार्यक्रम की जानकारी मिल रही है कि रामनगर में रिसोर्ट जो तिरंगा रिसोर्ट है उसको यहाँ पर चयनित कर लिया गया और वहाँ पर ये बैठक की जाएगी। 3 दिवसीय बैठक होगी। उसमें यहाँ पर बात की जाए, नीति आयोग के अधिकारी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, तमाम एनजीओ के यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और विशेषज्ञों के साथ ये बैठक की जाएगी। करीब 100 कमरे बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर बुक किए जा चुके हैं, जिसमें जो सभी धामी सरकार के कैबिनेट के मंत्री वो मौजूद रहने वाले हैं और बड़े चेहरे भाजपा के मौजूद रहने वाले हैं और विकास को लेकर के चर्चा की जानी है, नीतियां बनाई जानी है नीति आयोग के अधिकारियों के साथ और किस तरीके से आगे उत्तराखंड में विकास होगा, क्या काम होगा उत्तराखंड के विकास के लिए। इन सभी बातों का इन 3 दिवसीय चिंतन यहाँ पर जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं होना है। इस बैठक में जिस तरीके से ये तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, नीति आयोग के साथ अहम बैठक है, कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा और मौजूदगी के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो चर्चा है वो की जाएगी? देखिए मुस्कान, क्योंकि अभी मौखिक तौर पे जानकारी मिल रही है, लिखित तौर पे अभी कोई सरकारी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, इसलिए सीमित जानकारी में है। लेकिन इतना जरूर है कि 28, 29, 30 तारीख को रामनगर में ये यहाँ पर चिंतन शिविर बीजेपी का आयोजित किया जाना है, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और नीति आयोग के अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और जो राज्य में विकास को लेकर जो नीतियां बननी है और क्या काम अभी तक हुए हैं, किन कामों को लेकर यहाँ पर लंबे समय से जो उत्तराखंड के वासी वो इंतजार करते हैं, वो काम किस तरीके से किया जा सकता है और आगे उसमें बजट कैसे आया जा सकता है, किस प्रकार से नीतियां बन सकती हैं, समय अवधि उन कार्यों की क्या हो सकती है, किस तरीके से यहाँ पर जो समग्र उत्तराखंड को लेकर के आपके यहाँ धामी सरकार चल रही है वो किस तरीके से किया जा सकता है, उत्तराखंड में रोजगार के अवसर कैसे किए जा सकता है, पलायन को कैसे रोका जा सकता है, नई कंपनियां उत्तराखंड में किस प्रकार आ सकती है। तो इन सभी बातों का लेखा जोखा इस बैठक में होना है और सभी की सर्वसम्मति के साथ ये बैठक होनी है। इसमें कैबिनेट के सभी चेहरे मौजूद रहने वाले हैं, भाजपा के वरिष्ठ चेहरे मौजूद रहने वाले हैं और केंद्र की तरफ से भी यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा आ सकता है, उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। यहाँ पर 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और सितंबर के अंत तक ये कार्यक्रम होना जरूरी है, क्योंकि 28, 29, 30 की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। स्थानीय प्रशासन को जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से मिली है, इसलिए पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर जो तैयारियां वो की जा रही है, क्योंकि भाजपा के सब वरिष्ठ चेहरे रामनगर में रहने वाले हैं, उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। अब अधिकारी पुष्टि यहाँ पर हो जाएगी और जब जैसे ही कार्यक्रम आएगा, क्योंकि दिन अब कम बचे उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो पाएगी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा ग्राउंड में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे। कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में
दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की, तो वहीं कोर्ट के फैसले पर देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले दशहरा रैली को लेकर ये लगातार बात कही जा रही थी कि बीएमसी जो है वो उद्धव गुट को अनुमति नहीं दे रही है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट ने यह आरोप भी लगाया था कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो बीएमसी के अधिकारियों पर दबाव बना रही है ताकि उद्धव गुट को अनुमति ना दी जाए। इसको लेकर उद्धव गुट जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस पर फैसला सुना दिया है और दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क में मुंबई के उद्धव गुट को इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे। कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की, तो वहीं कोर्ट के फैसले पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से ये मामला गरमाया और ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे जो है, शिंदे गुट जो है वो बीएमसी अधिकारियों पर दबाव बना रहा है उद्धव गुट को रैली ना करने के लिए, इसको लेकर लगातार मामला गरमाता रहा और अब एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट का रास्ता अपनाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति मिल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से लगातार उद्धव गुट जो है वो ये आरोप लगा रहा था शिंदे गुट पर कि वो बीएमसी अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और उनको अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया है, ये फैसला सुनाया है कि उद्धव गुट जो है वो रैली कर सकता है अपनी। बिल्कुल मुस्कान जी, मुंबई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए शिवाजी मैदान में दशहरा रैली करने की परमिशन उद्धव ठाकरे की शिवसेना पक्ष को दे दिया है। ऐसे में जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने यह हवाला दिया था कोर्ट में कि उनकी शिवसेना असली है और शिवसेना प्रमुख असली वही है, जबकि उद्धव ठाकरे ने कोर्ट को गुमराह और गलत तरीके से याचिका पेश की है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की याचिका खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे गुट को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी है, जिसमें 4, 5, 6 अक्टूबर तक रैली करने की परमिशन दी गई है। और इस बीच यह भी कहा गया है कि बीएमसी और मुंबई पुलिस की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस रैली को निर्विघ्न करवाए। तो जाहिर तौर पर लगातार अब यह देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट कहीं कहीं यह मान रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है हाई कोर्ट के फैसले के बाद काफी आक्रामक है और मुंबई में अलग अलग जगहों पर जश्न किया जा रहा है। मुस्कान जी, हाईकोर्ट का ये फैसला शिंदे गुट के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, देखिए उद्धव गुट यही कर रहा है कि ये पहली लड़ाई है, पहली लड़ाई में उन्हें जीत मिली है, क्योंकि शिंदे गुट लगातार यह कहता रहा है कि असली शिवसेना उनके पास है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट को दशहरा रैली करने की परमिशन न दी जाए। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, इसलिए उद्धव ठाकरे ही परंपरागत दशहरा रैली करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की याचिका में यह कहा गया था कि 1966 से वह लगातार शिवाजी मैदान में रैली करते आए हैं। सिर्फ कोविड काल के दौरान इस तरह का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार यह आयोजन हुआ है। इसी तरह से इसी परंपरा को कायम रखने के लिए एक बार फिर से उन्हें अनुमति दी जाए, लिहाजा कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी है, लेकिन एकनाथ शिंदे की याचिका को खारिज भी कर दिया है।
जिस तरीके से फैसला आने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कुछ खास रहा और उसको लेकर अब बीजेपी और शिंदे गुट की प्रतिक्रिया क्या सामने आई है? देखिए, उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पे कहा कि यह लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन ये पहली लड़ाई में उन्हें जीत मिली है। ऐसे में शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जश्न देखा गया, जगह जगह ढोल नगाड़े पटाखे बजाए गए, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में मायूसी जरूर देखी। हालांकि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा गया कि यह फैसला हाईकोर्ट का जो आया है उसमें मुंबई पुलिस और बीएमसी की भूमिका है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की भूमिका नहीं है, क्योंकि परमिशन देने का काम एकनाथ शिंदे का नहीं बल्कि बीएमसी और मुंबई पुलिस की है। तो माननीय कोर्ट ने बीएमसी और मुंबई पुलिस की भूमिका को मांगा था, जिसमें दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जिस तरह से बीएमसी पर एकनाथ शिंदे का दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव को हटाते हुए माननीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की हार है। इस तरह के वक्तव्य जो है अब कहीं न कहीं दोनों खोमे से आने लगा। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। एक रैली जम्मू संभाग के राजौरी और दूसरी कश्मीर के कुपवाड़ा में होने जा रही है। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में यह रैली होगी। इस दौरान पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने जैसे बड़ी घोषणा देश के गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे और माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा भी टेकने का कार्यक्रम है। तो वहीं श्रीनगर के ईदगाह इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कैंसर अस्पताल की नींव रख सकते हैं अमित शाह। इसके लिए वक्फ बोर्ड ने 650 कनाल भूमि में से 7 से 80 कनाल भूमि कैंसर अस्पताल के लिए रखी जाएगी, ताकि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कुछ राहत मिल सके। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच उनका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजौरी, पुंछ के अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य जिलों के लिए लोग पिछले 5 दशकों से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आज ये घोषणा अपने दौरे के दौरान कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल अमित शाह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा है, जिसको लेकर कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद उनसे लगाई जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? अमित शाह जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले साल के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, उसी को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा जो है एक अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह की नजर जो है एलओसी से सटे जो 4 जिले हैं उनके मतदाताओं पर है। और खास करके बात करी जाए तो जब अमित शाह आएंगे 1 तारीख को, तो उस समय वो राजौरी के वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और खास करके वहां पर जो कहा जाए जो एसटी दर्जा है, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और पहाड़ी लोगों के लिए, खास करके जो पहाड़ी समुदाय के लोग जो हैं खास करके अपनी हक की लड़ाई जो है पिछले काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह उनको बनाने की कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी एनसी के कई एक बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो एनसी छोड़कर, क्योंकि भाजपा की तरफ से उनको जो है पहाड़ी दर्जा दिए जाने की बात कही थी, तो उसको लेकर वो उन्होंने एनसी का दामन जो है वो छोड़ दिया था। और इसी को लेकर कहा जाए तो एक अहम घोषणा जो है वो उस समय हो सकती है। और अमित शाह का दौरा जो है, देश के गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और खास करके जो राजौरी का इलाका उन्होंने चुना है जनसभा करने के लिए, तो उसकी खास वजह यही है कि वहां पर पहाड़ी जो लोग हैं, पहाड़ी समुदाय जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चोट जरूर वो करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो घाटी के अंदर भी लगातार भाजपा जो है अपने कार्यक्रम कर रही है, लगातार वहां पर
लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं घाटी की अगर बात करें तो श्रीनगर के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो कैंसर अस्पताल की नींव भी रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको इसका जरूर फायदा होगा। मुस्कान, अब जिस तरीके से यहाँ पर जो लगातार जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इस दर्जे की जो मांग कर रहे हैं वहां पर पहाड़ों में, इसको लेकर घोषणा की जा सकती है। ये उम्मीद जो लोगों की है, क्या अमित शाह पूरी करेंगे? क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव भी है, जिसको लेकर ये उम्मीद इसलिए जताई जा रही है कि यहाँ पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं अमित शाह। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन पहाड़ी लोगों को बुलाने की कोशिश जो है वो अमित शाह जरूर करेंगे, क्योंकि एक वोट बैंक देखा जाए तो पहाड़ी लोगों का जो लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं दर्जा पाने की, अगर वो घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव अगर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनको फायदा जरूर होगा। क्योंकि देखो कहा जाए तो पिछले लंबे अरसे से करीब 75 साल से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग जो है वो लोग करते रहे हैं। खास करके डोगरा समाज जो है, जम्मू संभाग के जितने भी डोगरे हैं वो लगातार महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग करते रहे हैं। कश्मीर केंद्रित जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने उसको दरकिनार किया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने भी साफ कहा था कि उनके एजेंडे में ही नहीं था कि छुट्टी देना। तो ऐसे में जिस प्रकार से कल छुट्टी मिली है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा होगा। और अब जिस तरह से अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, पहले दिन राजौरी के वहां सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद केरन और उड़ी के लोगों को वहां पर संबोधित किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो एक अक्टूबर को शाह का दौरा जो है वो अहम माना जा रहा है। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।